आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हुआ शुरू। दीप जलाकर प्रोग्राम का किया गया आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 71 साल बाद मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में है मौजूद। ये कॉन्फ्रेंस 21 से 23 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ा सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन का किया इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम मोदी ने कहा, कौम की तामीर के लिए बेहतर शहरियों की तरक्की ज़रूरी। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तरक्की के सफ़र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के क़याम को अहम करार दिया। भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए अमरीकी फंडिंग पर बीजेपी का रुख जारहाना। कांग्रेस पर की तनकीद। कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुल्क से कर रहे हैं गद्दारी। गैर मुल्की ताकतों की मिलीभगत से भारत की जमहूरियत को कमजोर करने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली की नेक हुकूमत हरकत में साबिक वजीर आला और वज़रा के ज़ाती अमले को हटाने का किया बड़ा फैसला। डेपुटेशन पर भेजे गए अफसरान आएंगे वापस। वजीर आला की PWD और पानी से मुतालिक अहदेदारों से अहम मुलाकात। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी एशियाई देही तरक्की कॉन्फ्रेंस के 21वें आम सेशन के इफ्तिताई इजलास में की शिरकत। जगदीप धनखड़ ने कहा, गुर्बत के खात्मे के लिए भारत की कोशिशें ग्लोबल साउथ के लिए एक नमूना हैं। और खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में 98वें ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन का दीप जलाकर आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म मोदी अब से कुछ ही देर में अवाम से खिताब भी करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 21 से 23 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। इसमें पैनल डिस्कशन, किताबों की नुमाइश, सकाफती प्रोग्राम और नामवर अदबा के साथ डायलॉग सेशन वगैरह का इनेकाद किया जाएगा। हाल ही में हुकूमत ने मराठी को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दे दिया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मराठी अदब की लाजवाल मुताबिकत को मनाना है। इसमें ज़बान की हिफाजत, तर्जुमे और अदबी कामों पर डिजिटलाइजेशन के असरात जैसे मौज़ूआत भी शामिल हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 5000 से ज़्यादा अदब से मोहब्बत करने वालों ने शिरकत करने की उम्मीद की जा रही है, जो आलमी सतह पर मराठी सकाफत और अदब का जश्न मनाएंगे। मराठी साहित्य सम्मेलन में 1200 शुरा शिरकत करेंगे, जो पुणे से दिल्ली तक अदबी ट्रेन के जरिए सफ़र करेंगे। 2600 से ज़ायद नज़में पेश की जाएंगी, 50 किताबों की रूनुमाई की जाएगी और 100 बुक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से नामवर दानिश्वर, अदीब, शायर और अदब से मोहब्बत करने वाले भी शिरकत कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ा सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। भूटान के वज़ीर आज़म दाशो शेरिंग तोब के इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। 2 रोज़ा सियोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में सियासत, खेल, आर्ट्स, मीडिया, अवामी पॉलिसी, कारोबार और समाजी शोबे जैसे मुतनव्वि शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी मुतासिरकुन ज़िंदगी की कहानियाँ बयान करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ सफ़र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का क़याम अहम रोल अदा करेगा। अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सॉल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सॉल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सॉल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है।
क़यादत को सिर्फ इक़्तिदार तक ही महदूद करने के रुझान को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सिर्फ वही लोग क़यादत का किरदार अदा कर सकते हैं जिनमें इख्तरा और असर और रसूख की सलाहियत हो। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। 2 रोज़ा सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग तोब्गे ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की तरक्की की तारीफ़ की। उन्होंने इसे गैर मामूली तरक्की करार दिया और कहा कि वो पीएम मोदी में एक बड़े भाई की तस्वीर देख रहे हैं। यह आदरसारान मौका है, वह इसलिए कि विश्व के महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। और भूटान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो जब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उनसे मुतासिर होते हैं। Your Excellency, Prime Minister, my mentor, every time I meet you, I am inspired to work even harder as a public servant. 2 रोज़ा सियोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में अपने काम के जरिए माशरे की रहनुमाई करने वाले नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं। उनका अज़्म है कि वो 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के हदफ में अहम रोल अदा करें। उन्होंने पीएम मोदी के खिताब को नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया करार दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो आज हमने इस लीडरशिप कॉन्क्लेव में सुना है, उससे मुझे प्रेरणा मिली है और मैं सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर चलाता हूँ देश भर में, जिसमें बहुत सारे यंग लीडर्स आते हैं। तो मुझे जो यहाँ से प्रेरणा मिली है, मैं इन शब्दों को वहाँ तक लेकर जाऊँगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जो फाउंडर हैं इसके, उन दोनों ने मिलके युवाओं को ये मौका दिया कि वो आगे आए, इससे जुड़ें, अपनी वो दें, पार्टिसिपेट करें इसमें और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें और देश को विकसित बनाएं। प्रधानमंत्री हैज सेड दैट द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप विल क्रिएट लीडर्स फॉर द वर्ल्ड and will create leader for the India. जो पीएम का जो विजन है स्कूल स्पेशली लीडर्स बनाने के लिए, और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ आऊँ तो लीडर बन के आऊँ, और ऐसे ही जैसे मोदी जी फंक्शन चला रहे हैं, जैसे यूथ को कलेक्ट कर रहे हैं, वैसा कुछ करूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सोल फाउंडेशन का आज इनॉग्रेशन है। सोल फाउंडेशन को आज स्थापित किया जा रहा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और हमारे यूथ को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। In the speech of Prime Minister Narendra Modi ji, the one mantra that I was blown away was the thinking of global thinking with local upbringing. That I was like, yeah, this is exactly the point that we need. We need local solutions for global problems. So this is the way that we as youth leaders can shape the country, can shape the future of our country and pave the way for the success for a Viksit Bharat. जब शुरुआत थी भारत की, तो भारत किससे चलता था? वो चलता था मसल पावर से, उसके बाद चला मनी पावर से। अब जो भारत आगे बढ़ने वाला है, विकसित भारत जो बनने वाला है, वो बनने वाला है हम युवाओं की सोच से। मैं यही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो इस तरह के कार्यक्रम को कराकर युवाओं में एक उत्सुकता और जागरूकता प्रकट कर रहे हैं और एक ज्वाला प्रकट हो रही है, जिसके द्वारा
युवाओं में हिम्मत आ रही है कि वो अपने विचारों को सबके सामने एक नेशनल लेवल पे प्रकट कर सकें। इंतखाबात में अमरीकी फंडिंग के मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर मुसलसल तनकीद कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से नफरत करने की वजह से राहुल गांधी ने भारत से नफरत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी सलाहियतों से वजीर आजम मोदी को शिकस्त नहीं दे सकते, इसीलिए बैरूनी ताकतों की मदद ले रहे हैं। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करे, और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि गांधी खानदान से ताल्लुक रखने वालों के पास हकाइक की जांच का काम नहीं है, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के लिए बोलना है, झूठ को सच कहकर प्रचार करना है। सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन US डॉलर्स है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई सालों के बाद दिल्ली के खातून वजीर आला ने हुकूमत की बागडोर संभाली है। ऐसे में एक खातून वजीर आला ने मुल्क की आला तरीन शहरी सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद हासिल किया और उनसे रहनुमाई हासिल की। दिल्ली में नई हुकूमत के क़याम के बाद से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद हासिल किया। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि CAG की रिपोर्ट 25 फरवरी को दिल्ली असेंबली में पेश की जाएगी। दिल्ली असेंबली का इजलास 24 फरवरी को शुरू होगा। ये सेशन 27 फरवरी 2025 को ख़त्म होगा। CAG की रिपोर्ट 9 तश्कीलशुदा असेंबली के पहले इजलास में पेश की जाएगी। अपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए, और इसके लिए अब वो जो भी बोल रहे हैं उसके लिए मैं उनको सांत्वना ही दे सकता हूँ। जनता की रिपोर्ट है, जनता तक पहुँचा देंगे हम। हमारी जिम्मेदारी जो पूरी होगी, और जिन्होंने छुपाई थी, दबाई थी, उसके बारे में तो जनता ने हिसाब ले लिया है। और उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए तशद्दुद के सिलसिले में दर्ज मुकदमात में से 6 केसों में पुलिस ने मुलज़मीन के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन 6 मुकदमात में 208 मुलज़मान के खिलाफ 500 से 600 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की। 4 चार्जशीटों में से 4 संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमात में से हैं और 2 नक्कासा थाने में दर्ज मुकदमात में से हैं। 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर थी। उसी दिन अदालत ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर किया और उनसे शाम को मस्जिद का सर्वे कराया। उसके बाद 24 नवंबर को सुबह 7:30 बजे जब कोर्ट कमिश्नर DM और SP की मौजूदगी में मस्जिद का दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो तशद्दुद फूट पड़ा। फिसादात के सिलसिले में दर्ज मुकदमात में से एक में संभल से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान को भी नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि रुकन असेंबली ने इन मुकदमात के हवाले से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए पुलिस मामले में कानूनी माहिरीन की राय ले रही है।
और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एमएलए अब्बास अंसारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1986 के तहत दर्ज एक मुजरिमाना केस में जमानत की दरख्वास्त की गई थी। अब्बास की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कबीर सिब्बल ने कहा है कि अब्बास 5 माह से जेल में है और पुलिस की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को जल्द तहकीकात मुकम्मल करके स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा कराने को कहा। गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब्बास अंसारी माऊ हल्के से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए हैं। अब्बास अंसारी को इस मामले में 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। कॉर्पोरेट दुनिया में नौकरी हासिल करने के लिए अब इंटर्नशिप ज़रूरी होती जा रही है। मुल्क के नौजवानों के इस अमली मसले को समझते हुए मरकजी हुकूमत ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू कर दी है और अब उसके पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए दरख्वास्तें भी आना शुरू हो गई हैं। इसके जरिए भारत के 730 से ज़ायद अजला में वाक़ई आला कंपनियों में 1 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। दूसरे दौर में हर दरख्वास्त दहिंदा दरख्वास्त की आखिरी तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंटर्नशिप के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अहल नौजवान अपने पसंदीदा ज़िला, रियासत, इलाके की बुनियाद पर इंटर्नशिप तलाश और मुंतखब कर सकते हैं। दूसरे दौर के लिए मुल्क भर में 70 से ज़ायद IEC इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत नौजवानों को भारत की आला कंपनियों में 12 माह की बामुआवजा इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। यह 21 से 24 साल की उम्र के नौजवानों के लिए है जो किसी कुल वक्ती तालीमी प्रोग्राम या मुलाजमत में मसरूफ़ नहीं है। यह स्कीम उन्हें अपना कैरियर शुरू करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। हर इंटर्न को माहाना 5,000 रुपये की माली इमदाद और 6,000 रुपये की यक वक्ती माली इमदाद मिल रही है। अहल नौजवान पीएम इंटर्नशिप स्कीम के दूसरे मरहले के लिए pminternship.mca.gov.in पर दरख्वास्त भेज सकते हैं। और भारत 2047 तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक आला आमदनी वाला मुल्क बन जाएगा। ये 8-10% की मुसलसल सालाना तरक्की की वजह से मुमकिन होगा। BNN कंपनी और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड, तकनीकी जिद्दत तराजी और शोबाजाती तब्दीली से ये मुमकिन होगा। आने वाली दहाइयों में तकरीबन 200 मिलियन अफराद के अफरादी क़ुव्वत में दाखिल होने की तवक्को के साथ भारत के पास आला कदर वाली मुलाजमतें पैदा करने और अहम इक़्तिसादी सलाहियत को खोलने का बेहतरीन मौका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई आमदनी, हुनरमंद कारकुनों की बढ़ती हुई तादाद और बुनियादी ढांचे में मुसलसल बेहतरी ऐसे अहम अवामिल हैं जो इस तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। AI से चलने वाली चिप डिज़ाइन, टचलेस मैन्युफैक्चरिंग, अज्जा की तैयारी और डिज़ाइन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पेशरफ्त लागत की मसाबकत और जिद्दत को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से 2047 तक इस शोबे का बरामदी हिस्सा 24% से बढ़कर 45 से 50% हो जाएगा और इसका GDP में हिस्सा 3% से बढ़कर 8 से 10% हो जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी एशियाई देही तरक्की आर्डो कॉन्फ्रेंस के 21वें आम सेशन के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में देही बरादरियों को मजबूत करने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बारे में लोगों को आगाह किया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, समाज के पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की स्कीमों पर बात करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि किस तरह गुर्बत के खात्मे के लिए भारत की कोशिशें आलमी जुनूब के लिए एक नमूना बन सकती हैं। India offers a perfect example how to leverage technology to empower people, to mitigate their suffering, to cut into corruption, to generate transparency, to generate accountability. And that is why in this country I am sure people have the figure 1.5 billion people. Unity in diversity, very varied, but what a seamless service connectivity, service delivery. There are no long queues for services now. Every person seems to be empowered to get benefit of technology, even if he or she has to receive some assistance.
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहानिसबर्ग में G20 वज़ीर खारजा की मीटिंग के मौके पर चीनी वजीर खारजा वांग यी और CPC पोलिट ब्यूरो के रुख से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि इस तरह की मुलाकातें दो तरफा ताल्लुकात में चैलेंजों के बावजूद बातचीत को बरकरार रखने का मौका फराहम करती हैं। उन्होंने आलमी पोलराइजेशन के दरमियान G20 के तहफ़्फ़ुज़ में भारत और चीन के किरदार को अहम करार दिया। वजीर खारजा ने नवंबर 2024 में रियो में होने वाली आखिरी मीटिंग के बाद से कुछ अहम पेशरफ्त को भी नोट किया। उन्होंने कहा कि भारत के कौमी सलामती के मुशीर और खारजा सेक्रेटरी के दौरे चीन के दौरान सरहदी इस्तेहकाम और दीगर दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। G20 वज़ीर ख़ज़ाना के इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान तकरीबन 30 मिनट की दो तरफा मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और चीन के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया और दोनों फरीकों ने सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर जोर दिया। External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. अगली खबर, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल पुणे महाराष्ट्र में होने वाली मगरबी जोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के वज़ीर आला, मुंतज़मीन और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। ये मीटिंग बैन रियासती काउंसिल सेक्रेटरीट, वजारत दाखिला और हुकूमत महाराष्ट्र के इश्तराक से मुनक़्क़िद की जा रही है। इलाक़ाई तरक्की, अमन व अमान और रियासतों के ताउन से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम को तेज़ी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, देहातों में बैंकिंग सहूलियात की तोसी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखों, एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के मौसर निफाज, कानूनी माहौलियात और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मसाइल पर गहराई से बातचीत होगी। इलाकाई कौंसिलों का किरदार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को मजबूत करने के लिए एक्शन प्लेटफॉर्म तक तैयार किया गया है। अमित शाह ने रियासत और मरकज़ के दरमियान तालमेल को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत भी जाहिर की। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी के एक वफ़द ने राजभवन में गवर्नर CV आनंद बोस से मुलाकात की। बीजेपी के वफ़द ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ बयान पर बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई और इस तबसरे को असेंबली के रिकॉर्ड से हटाने की दरख्वास्त पेश की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे को महाकुंभ में डुबकी लगाई। वज़ीर आला ने त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद पूजा की। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने महाकुंभ में स्नान को खुशकिस्मती करार दिया। उन्होंने कुंभ के कामयाब इनेकाद के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मेला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई में भारत की तहजीब और सकावत एक बार फिर से उभरी है। इसके साथ ही बिस्वा शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को भी महाकुंभ में आकर स्नान करना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में हमारी हुकूमत 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को खते इफलास से ऊपर लाने में कामयाब हुई है। इससे साबित होता है कि हर शोबे में तब्दीली आई है। करोड़ों लोग गुर्बत से बाहर आ चुके हैं। 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। टूरिज्म मलेशिया भारत के सबसे बड़े सियाहती मेलों में से एक जनूबी एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज में 21वीं मरतबा शिरकत कर रहा है। ये मेला नई दिल्ली में 19 से 21 फरवरी तक चलेगा। इसके जरिए भारतीय मुसाफिरों के जहनों में मलेशिया को एक पसंदीदा सियाहती मकाम के तौर पर बरकरार रखने की मुसलसल कोशिश की जा रही है।
टूरिज्म मलेशिया इस साल के सेट में विजिट मलेशिया 2026 आलमी मुहिम को मुतासिर करने के लिए शॉपिंग, गोल्फिंग, लग्जरी टूरिज्म, सॉफ्ट टूरिज्म, थीम पार्क्स और हनीमून पैकेजेस जैसे मखसूस तरीकों पर तवज्जो मरकूज करने का इरादा रखता है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।